अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और एक बार फिर आपके लिए इमिग्रेशन टिप्स में हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमिग्रेशन टिप्स में जो है हमारे साथ कैनम सॉल्यूशंस की यास्मीन तैयबी होती हैं। और जैसा कि प्रोग्राम का नाम है इमिग्रेशन टिप्स, तो इसमें इमिग्रेशन की बात होती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो हम आपसे जो है वो इस प्रोग्राम में जो है वो बात करते हैं। आज भी जो है वो हमने कोशिश की है कि एक ऐसा टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया जाए जो कि बहुत सारे लोगों की जो है हमारे पास ईमेल्स पर, हमारे व्हाट्सएप पर जो है और हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है वो सवालात आ रहे थे और उसके बारे में इंक्वायरी आ रही थी। वो थी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की जो इमिग्रेशन है उसके बारे में जो है वो सवालात किए गए कि किस तरीके से जो है वो अप्लाई किया जाए या उसके कैसे जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आज भी जो है हमारे स्टूडियो में वीडियो कॉल पर जो है वो यास्मीन तैयबी, कैनम सोल्यूशन से यास्मीन तैयबी हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो कैटेगरी है उसमें किस तरीके के मसाइल हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और आजकल इसके रीसेंट टाइम में जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या कवानीन है। तो इस सब चीज़ों के बारे में यास्मीन तैयबी से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन तैयबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन की खिदमत में, नाजरीन की खिदमत में मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आई होप हम लोग सब एहतियाती तदाबीर कर रहे होंगे और अपने आप को महफूज रख रहे होंगे और अपने घर वालों को भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने साजो आवाज के सुनने वालों को और देखने वालों को कुछ मुफीद मालूमात फराहम कर सकूं। जी। तो जैसा कि मैंने अब आज का टॉपिक मैंने जी बताया कि ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो है वो कैटेगरी जो है उस पर हम आज बात करेंगे। थोड़ा जी सा हमारे देखने वालों सुनने वालों को बताइए कि ये कैटेगरी एक्चुअली है क्या, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। देखिए, ये अगर आप इमिग्रेशन के कवानीन में जाके देखेंगे तो ये खास कोई कैटेगरी एज सच नहीं है कि आप जाके उसको देखें। जैसे कि फैमिली क्लास में है, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है, विजिटर वीजा है, वर्क परमिट है। ये दरअसल अगर आप पे इन किसी चीजों के जरिए आप नहीं आ सकते और आपके हालात ऐसे हैं कि आप किसी और लाइक हर चीज आपका रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं, तो ये एक रास्ता इख्तियार किया जाता है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। और अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए और बीमार हो गए और उनके पास पैसे नहीं थे इलाज मुआवजे के, और वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके ममालिक में ये सहूलियात नहीं थी। तो वो भी ह्यूमैनिटेरियन के अंडर आ जाते हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन दरखास्त जो है, ये समझ लें एक तरह से एक इस्तिस्ना है, एक एग्जेम्पशन है। सेक्शन 25 है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट जो है कानून, उसमें एक ये इस्तिस्ना है। और इस इस्तिस्ना में बहुत सारी चीजें आती हैं कि जिसकी वजह से कोई भी शख्स जिसके पास चाहे वो स्टेटस हो या ना हो, ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनके पास स्टेटस नहीं होता है, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं अब मिसालें दूंगी आपको। तो मैंने ये बता दिया कि एक एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 25 ऑफ इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अरपा कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको मिसालें दूंगी, और मिसालें मैं दूंगी जो मैंने केस खुद से किए हैं और जो कामयाबी से किए हैं, और वो भी एक दो मिसालें दूंगी जो मैंने केस किए हैं और नहीं हुए और उनके भी वजूहात क्या है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो मैंने इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट केसेस किए हैं, वो उन खवातीन के लिए किए हैं जो उम्र रसीदा खवातीन है, एजिड खवातीन है, और बेवा हैं, या सेपरेटेड है, या उनका कोई देखभाल करने वाला बैक होम नहीं है। तो मोस्टली जो मेरे केसेस थे उनमें सिचुएशन ये थी कि किसी की वालिदा, एक केस का मैं हवाला दूंगी और जाहिर है नाम नहीं लूंगी मैं एक आंटी हैं, मैं उनका आंटी एक्स नाम रख देती हूँ। आंटी एक्स जो थी, जब वो यहाँ आई तो पता चला कि उनके जो फैमिली है जिसने उनको बुलाया था यहाँ पे, उनके बच्चे ने, उनके घर में प्रॉब्लम शुरू हुए हुए थे। और आंटी के तो सिर्फ यहाँ पर आंटी एक्स जो थी वो यहाँ पे सिर्फ मिलने जुलने आई हुई थी, बच्चों से मिलने। अचानक पता चला कि वो उनके पूरे तूफान आ गया उनके, जिस बच्चे ने भी उनको अपने घर बुलाया था, और वो रिलेशनशिप बच्चे की अपनी बीवी के साथ खत्म हो गई। तो हालांकि इनको ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट में मुझे डालना चाहिए था, लेकिन पता चला कि वो अपने बच्चों का सहारा बन गई। और उनका मैंने ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट इस बुनियाद पे डाला कि उनको, उनके बच्चों को और उनको दोनों को एक दूसरे की समझने के, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।
आंटी एक्स वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक बेवा थी, और जिस बच्चे के पास आई थी वो उनका एक बेटा था और एक बेटी, और मजीद उनके बच्चे जो थे वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में थे। तो वो कहीं भी नहीं जा सकती थी वापस। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अमूमन वालिदा जो होती है या खवातीन होती हैं अपनी बेटियों के घर कल्चरली वो नहीं जाती है, बेटे के साथ रहना पसंद करती हैं। तो यही एक बेटा था कनाडा में जो उनके जिनके साथ वो रह सकती थी, जिसके साथ उनको अंसियत थी, और उनको बेटे को भी उनके साथ अंसियत थी, और क्योंकि बच्चों से भी उनकी अंसियत बढ़ गई थी तो हमने उनका केस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो गया। तो अब वजूहत क्या थी? इमिग्रेशन ऑफिसर कह सकता था भाई आप वापस जाओ, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जा सकते हो, आपका वहां पे घर है, बार है, बेशक आप तनहा थी वहां पर लेकिन अभी तक तो आप रह रही थी। तो उनके लिए हमने फिर ये तमाम चीजें मुहैया की, डॉक्यूमेंटेशन के, उनको जो आंटी हैं उनको अपने बच्चे की, यहाँ पर बच्चे को उनकी सपोर्ट की शदीद जरूरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शादी डिसॉल्व हो गई है तो अब कौन टेक केयर करेगा। तो उन्होंने घर को संभाल लिया और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन चिल्ड्रन के तौर पर हमने इस पहलू को उजागर करके उनका केस दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आंटी जो है वो सिटीजन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें कि आपको ये बताना पड़े कि आपके साथ कौन सी ऐसी कैसे हालात हैं आपके कि जिनकी वजह से आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और अटैचमेंट क्या है बच्चों के साथ या बच्चों के बच्चों के साथ। तो मैं इसी केस का हवाला देते हुए आपको बताऊंगी कि मैंने इनमें क्या क्या चीजें सबूत के तौर पर डाली। मिसाल के तौर पर मैंने एफिडेविट लगाए उनके बच्चे के, आंटी के खुद के लगाए मैंने, कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो ये बच्चों की देखभाल कौन करेगा और ये पूरा एक घराना तबाह हो जाएगा, और मेरे पास भी वापस जाने के लिए कोई और मेरी देखभाल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कई सालों से एक्सटेंशन करा करा के यहाँ पे रह रही हूँ। तो 7-8 साल हो गए मुझे, तो अब मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो अब मैं भी चाहूंगी कि अपने बच्चे के साथ कनाडा में सेटल हूँ। और फायदा उसका यह है कि मेरे बच्चे को और जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, उनको भी मेरी वजह से एक पुरसुकून घर का माहौल मिले, ठीक है। तो ये हमने और भी बच्चों की तरफ से हमने जो छोटे बच्चे थे उनके हमने बाकायदा तस्वीरें लगाई, कलर्ड पिक्चर्स वगैरह के, हमें दादी के साथ रहना क्यों अच्छा लगता है और दादी को हम चाहेंगे कि वापस ना जाए, और इसी तरह की। इसके अलावा एक और चीज मैंने ये की कि वो जो आंटी थी माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी खातून थी वो, तो उनके लिए मैंने कहा कि अगर आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अब जाहिर है ये प्री कोविड केस था, तो उन्होंने बच्चियों को एक तरह से दीनी तालीम शुरू की उन्होंने, और नजदीकी मस्जिद में जो क्लासेस होती थी उसमें जाके उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। तो हमने उनकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और क्योंकि आंटी माशाल्लाह उनकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, लेकिन हमने फिर भी कहा कि आप यहाँ पे सेटलमेंट के लिए, कि आपकी वजह से कनाडा को क्या फायदा होगा। तो उन्होंने फिर अंग्रेजी की लिंक की क्लासेस भी मैंने उनको कही कि आप ज्वाइन करें। तो ये तमाम चीजें अहम होती हैं एक ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट केस को दाखिल करने के लिए। अच्छा, जो केस नाकाम हुए मैं उनका भी आपको बता दूं। वो दो शख्स थे जो जिन उम्र रसीदा थे वो भी, और लेकिन वो जाहिर है वो मेल थे, और उनको उनके लिए शायद इमिग्रेशन ऑफिसर के दिल में नर्म गोशा नहीं था, वो कि वो भी 80 साल के थे और उम्र थी और कोई और बच्चे नहीं थे उनके देखभाल करने के लिए सिवाय उनके एक बच्चे के जो यहाँ पे मौजूद था। उनको कहा गया कि आप अभी तक जैसे सरवाइव कर रहे हैं आप अभी भी सरवाइव कर सकते हैं, तो उनको ये वाली इस्तिस्ना नहीं मिली। तो मैं ये समझती हूँ कि ज्यादातर जो नर्म गोशा है वो खवातीन के लिए, जो मेरा तजर्बा है, हो सकता है मेरा तजर्बा इतना वसी ना हो, कुछ लोग और कहें कि नहीं हमने इस तरह से केसेस भी मर्दों के भी फॉर श्योर हुए होंगे जिनमें उनके जो हालात थे वो ऐसे थे, हार्डशिप या जो भी मतलब मुश्किलात का सामना करने के लिए चीजें होंगी उनके पास भी, फॉर श्योर ऐसे केसेस हुए होंगे। लेकिन मैं अपने हवाले से आपको बता रही हूँ कि इस तरह के केसेस मैंने जो किए हैं उनमें बेशतर जो वालिदा जो थी वो बेवा थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था पाकिस्तान में, और जो थी उनकी बेटियां भी, जो जिन खवातीन की, क्योंकि मैंने कई केसेस किए हैं, तो जिनकी थी उनकी बेटियों से भी मैंने फिर खत लिए कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम अपनी वालदा को अपने साथ रख सकें,
اور تو یہ والی چیزیں ایک طرح سے آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ اگر واپس جائیں گی تو ان کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, مثال کے طور پر افریقہ سے کوئی ایسے جگہ, ایسا ملک ہے جہاں پہ کہ کوئی طبی سہولیات یا میڈیکل کی فیسلٹیز موجود نہیں ہے, اور جو بھی یہاں پہ شخص ہے اس کو ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے وہاں پہ ہاسپٹلز میں وہ والی میڈیکل کی سہولیات موجود نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی اس طرح کے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ کیسز میں ایک استثنا موجود ہے. جو میرے کیسز کے حوالے سے میں نے یہ بات بتائی, اور بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن جو ہے اس پہ خاصا زور دیا جاتا ہے امیگریشن آفیسرز کی جانب سے. اور ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن آپ لگائیں کم ہے, تصویریں لگائیں. اور اگر آپ, اور ایک اور بات یہ ہے بہت اہم, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو کہ غریب ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, خاتون کا میں نے ذکر کیا ہے, وہ ماشاءاللہ سے بہت ویل آف تھی, ٹھیک ٹھاک جائیداد تھی, انہوں نے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی کینیڈا منگائی, اور جو بھی ان کے سیونگز بانڈز وغیرہ تھے, پیسے تھے, وہ سب انہوں نے ٹرانسفر کرائے. اور پیسے سے اس کا تعلق نہیں, اس کا تعلق یہ تھا کہ ان کے جو ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو کیس بن رہا تھا, اس میں ان کی کس طرح کے فیکٹرز سے جس کی وجہ سے کہ امیگریشن آفیسر کا جو ہے دل مانے کہ ہاں ان کو استثنا دی جائے. ورنہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے اگر بچہ اہل ہے تو پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کی اس پر آئے, اسپانسرشپ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں میں چاہ رہی تھی کہ ناظرین یا سامعین کے سامنے رکھنا. جی بالکل, آپ جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ اور اپنا فون نمبر جو ہے وہ ضرور بتائیے تاکہ جو سن رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس نمبر کو نوٹ کر سکیں. ضرور. میری ویب سائٹ ہے canimsolutions.ca, اور میری ای میل ایڈریس ہے info@canimsolutions.ca, info@canimsolutions.ca, اور میرا فون نمبر ہے 9055130012. نمبر دوبارہ بتاتی ہوں, 9055130012. اور اس کے ساتھ ساتھ عامر, جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے آفس میں اردو سے انگلش ترجمے کی سہولیات بھی موجود ہیں, اور یہ تمام پاکستانی ڈاکیومنٹس اور اردو کے بھی میرے پاس انڈیا سے بھی آتے ہیں, دوسری جگہوں سے بھی آتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, بعض جو میرج سرٹیفکیٹس ہیں وہ 3-4 زبانوں میں آتے ہیں میرے پاس. وہ کب کے ہیں, 200 سال پرانے, کوئی کسی میں اردو ہے, کسی میں عربی ہے, کسی میں تھوڑا بہت فارسی ہے. تو ہم ہر طرح کے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں, لیکن خاص طور پہ زیادہ تر پاکستانی میرج سرٹیفکیٹ, آئی ڈی کارڈ, برتھ سرٹیفکیٹس, اور ڈیورس ڈگریز, اور جو بھی قانونی دستاویزات ہیں, سب کے ہمارے پاس سرٹیفائڈ ترجمے کی سہولیات موجود ہے. اچھا, بہت شکریہ. اچھا, ایک سوال اس میں پوچھ لوں کہ جو ہیومینیٹیرین بیسس پر جو اپلائی کرتے ہیں یار, اس میں کیا پروسیس ٹائم ہے ان کا کوئی, کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے ٹائم, اور پھر اس ٹائم تک جو ہے جو بھی اپلیکینٹ ہے اس نے یہیں کینیڈا میں رہنا ہے, یا وہ واپس جو ہے اپنے بیک ہوم جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. دیکھیے, اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کا کیس کمزور ہوگا. تو جو میرے جو کلائنٹس ہیں ان کو میرا یہی مشورہ ہوتا ہے ارپا کے حوالے سے, امیگریشن ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے, کہ آپ کینیڈا ہی میں رہیں. اور وقت کتنا لگے گا, وقت ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل تو کووڈ نے سارے اوقات کو اوپر نیچے کر دیا ہے, تو ابھی میں وقت نہیں دے سکتی. لیکن آج سے کچھ سال پہلے 5-6 سال لگتے تھے, لیکن اب جو ہے یہ وقت, میرے کچھ کیسز 7 مہینے میں بھی ہوئے ہیں, کچھ 1 سال میں بھی ہوئے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کس نوعیت کا ہے اور آفیسر کے پاس کتنا بوجھ ہے فائلز کا. تو یہ سارے کیسز جاتے ہیں کیس ریڈکشن, یہ ہے وینکوور کا آفس ہے, وہاں پہ بیک لاگ ریڈکشن آفس ہے وینکوور میں, برٹش کولمبیا میں, وہاں پہ کیسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے اگر فرسٹ اسٹیج اپروول ہو جاتا ہے تو پھر کیسز جو لوکل آفیسز ہیں ان میں آتے ہیں. اور جب فرسٹ اسٹیج اپروول ہوتا ہے تو پھر جو بھی کلائنٹ ہے اس کو اوپن ورک پرمٹ داخل کرنے کی
इजाजत मिल जाती है। लेकिन इसमें मेडिकल की फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है जब तक कि फर्स्ट स्टेज अप्रूवल ना हो, यानी कि आपका केस एक तरह से कानूनी तौर पर उन्होंने मान लिया है। अब लोकल जो आपका ऑफिस है वो देखेगा आपका बकिया चीजों को, बैकग्राउंड चेक वगैरह जो भी उनको करना है वो देखेंगे और फिर आपसे राब्ता करेंगे। और मेरे 2-3 क्लाइंट्स माशाल्लाह से अभी कोविड के दौरान, जिनका मैंने 2018 में किया था, उनका ईमेल से लैंडिंग हुई और नायग्रा फॉल के ऑफिस के थ्रू, तो और घर में उनके पीआर कार्ड भी आ गए। तो आजकल ये हो रहा है। तो मैंने कल लेटेस्ट आपको ये बता दूं कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, उनको कहीं इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है, और उनका घर बैठे ही हर काम हो रहा है और ईमेल से लैंडिंग हो गई उनकी। ये लेटेस्ट। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यास्मीन जी। जो लोग हमें इस थैंक यू। वक्त ई आवाज़ टीवी पर देख रहे हैं और जो हमें साजो आवाज़ पे सुन रहे हैं, हमारे साथ जो हैं वो कैनम सॉल्यूशन के जो हैं वो यास्मीन तैयबी हैं। इमिग्रेशन टिप्स के नाम से जो है हमारा प्रोग्राम है और जिसमें मुख्तलिफ हम जो हैं वो सब्जेक्ट से बात करते हैं रिलेटेड टू इमिग्रेशन। यास्मीन तैयबी, अपना फ़ोन नंबर जो है वो एक बार और बता दीजिए। जरूर, 905-513-0012, 905-513-0012। आमिर, मैं आपका और साजो आवाज के स्टाफ का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, जो लोग हमें इस ई आवाज़ टीवी पे देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक और नए टॉपिक के साथ जो है इमिग्रेशन टिप्स के प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे, आमिर अहमद को और यास्मीन तैयबी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।